रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के चकद्वार मोहल्ले में घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण पटाखों में आग लग गई, जिसके बाद विस्फोट होने शुरू हो गए। लगातार कई विस्फोट के चलते मकान के परखच्चे उड़ गए। वहीं एक व्यक्ति की भी चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को बाहर निकाला। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां लगाई गई थी और ध्वस्त पड़े मकान की बारीकी से छानबीन की जा रही है। घटना में 25 वर्षीय शाहनवाज की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने बताया कि स्वार थाना क्षेत्र के चकद्वार में एक घर में सिलेंडर फटने के कारण मकान गिर गया है। मौके पर पटाखे भी मिले हैं जो शादी ब्याह के इस्तेमाल में किए जाते थे। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बाकी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कोई अन्य डेड बॉडी नहीं है। शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्वार थाना क्षेत्र में चकद्वार मोहल्ले में एक घर में सिलेंडर फटे हैं, उससे मकान गिर गया है। यहाँ पर आए हैं तो कुछ पटाखे भी यहाँ पे हमें मिले हैं, जो पटाखे बनाते हैं शादी ब्याह में। एक व्यक्ति की इसमें डेथ हो गई है, बाकी रेस्क्यू किया जा रहा है। हमने चेक कर लिया है और कोई डेड बॉडी यहाँ पे नहीं है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस पूरा करे। नहीं, घायल होने की कोई सूचना अभी नहीं है और दवा नहीं है, बिल्कुल भी हमने चेक कर लिया। फिर भी जो ड्रिल है हमारी, जैसे मंगा के हम एक एक सामान को हटा के चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके तहत जो विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सैकड़ों लोगों की मौत सर्दी में रात गुजारने से हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद फरीदाबाद में बनाए गए रैन बसेरे तो इन दिनों जरूरतमंदों के लिए तो महज सफेद हाथी ही साबित हो रहे हैं। आलम ये है कि रैन बसेरे लोगों की पहुंच से दूर हैं और जानकारी न होने के चलते वे खुले आसमान के नीचे सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं। और मजबूरों की सर्द रातों पर भी राजनीति करने वाले नेताओं या स्थानीय प्रशासन को शायद ये सब दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा सरकार द्वारा रैन बसेरों और ऐसी तमाम व्यवस्थाओं पर हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, जिनसे मजबूर और राहगीरों को खुले आसमान के नीचे सर्द रातें गुजारनी ना पड़े। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल परे है। जी हाँ, इन व्यवस्थाओं का जरूरतमंदों तक कितना लाभ पहुंच पाता है, इसका एक नजारा इन दिनों फरीदाबाद में साफ साफ देखा जा सकता है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो बरसात के बाद फिर से बड़ी सर्दी की एक रात में देखने को मिली। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन का है, जहाँ प्लेटफॉर्म पर कड़कड़ाती सर्द रात गुजारते दिखाई दे रहे ये लोग। जब उनसे इस समस्या को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन और इसके आसपास कोई रैन बसेरा नहीं है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक रैन बसेरा था, जिसे अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, जो उन लोगों की पहुँच से बाहर है। इन्हीं में से कुछ मजबूर और जरूरतमंदों ने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। आइए सुनाते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। यहाँ तो कम्बल उम्बल की जो सुविधा, कम्बल आते हैं, कम्बल बच देते हैं, चल जाते हैं, सो जाते हैं। हमने कम्बल है, तो कम्बल है आपके पास? हाँ, कम्बल है। मिला था 2-3 कम्बल मिले थे, थोड़ा हमने फिर कम्बल है। कम्बल होती होते हैं। ये NIT बाटा है, रेलवे स्टेशन है। रेलवे की व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं है जी। शौचालय की भी दिक्कत है, लेडीज शौचालय नहीं है और शौचालय लेडीज बहुत परेशान होती हैं यहाँ पे। यहाँ स्टेशन पे कोई रैन बसेरा नहीं बनाया है जी। बाहर बनाए हुए हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है। जो रात के वो आते हैं, यात्री आते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ सोने के लिए। बेचारे ऐसे इधर उधर सो जाते हैं। कंबल बांटते हुए कभी कभी आते हैं जी, लोगों को उड़ा के जाते हैं। देखे हैं, कभी कभी देखे हैं, तो हर टाइम तो नहीं आते वो। और न हर टाइम कोई व्यवस्था है कोई किसी चीज की। मतलब व्यवस्था तो होनी चाहिए, बलस सोने के रैन बसेरा होना चाहिए यहाँ पे। जैसे भाई साहब देख लो कैसे गुजार कर रहे हैं। थोड़ा सा भाई साहब माँ थोड़ा लड़ाई झगड़े में हुई पड़ी है बात, तो इसके लड़ाई झगड़े में नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी माँ है, देखो पड़ता ही है जी, क्या करें। होना चाहिए जी, होना चाहिए। आप करवाओगे तो हो जाएगा। देखिए अब वो तो करती रहती है बात ऐसा, तो तुम समझदार आदमी हो, दोनों बड़ी की बात होती है जी। अब जब होगा जब तो होगा भाई साहब। वहीं जब हमारी टीम ने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से दूर और प्याली चौक के समीप जनता कॉलोनी में बने एक रैन बसेरे का दौरा किया, तो सिवाय MCF के कर्मचारियों के अलावा रैन बसेरे में कोई मजबूर या राहगीर नहीं मिला। और जब इस विषय में यहाँ पर तैनात
MCF कर्मचारी अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने एक खास बात बताई कि अगर किसी जरूरतमंद या राहगीर के पास कोई ID प्रूफ नहीं है तो वह इस रैन बसेरे में रात नहीं गुजार सकता, जिसके लिए उन्हें विभाग के अधिकारियों से बाकायदा निर्देश मिले हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिसका कोई घर नहीं उसका ID प्रूफ कहां से बनेगा, क्योंकि ID प्रूफ तो बिना एड्रेस प्रूफ के बन ही नहीं सकता। और अगर जरूरतमंदों तक इन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता तो उन्हें बनाने का लाभ ही क्या है। साथ ही जनता के गाढ़े पसीने से कमाए गए करोड़ों रुपए इन व्यवस्थाओं पर पानी की तरह बहाने की जरूरत क्या है। पैन कार्ड, मेरे को ID प्रूफ चाहिए, कुछ भी। फिर उनको आदेश नहीं, मना कर रखा हमसे। और क्या करूँ बताओ, अकेला बैठा हूँ, खाली कहाँ जाऊँ, ठंड में कोई नहीं आए। आ भी सकता है 11 बजे तक भी आ जाए, 12 बजे तक भी आ जाए कोई। अब देखा पाएगा जो कोई आएगा तभी तो रुकेगा कोई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। जैसे पिछले साल तो ऐसा था कि ये पुलिस वाले भी छोड़ जाते थे बैठा के, या कोई चल रख लो इनको, हम वो लेते हैं जिम्मेवारी। अब के तो कोई ऐसा आया ही नहीं। डाकघर पर कई दिनों से लगातार आधार कार्ड बनवाने को लेकर चक्कर काट रहे लोगों का सब्र उस समय टूट गया जब डाकघर कर्मचारियों ने आधार कार्ड बनाने को साफ साफ इनकार कर दिया। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। पोस्ट मास्टर ने डाकघर में स्टाफ कम होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पाने का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ दिया। केंद्र सरकार द्वारा सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में आधार नंबर को लिंक करने के आदेश के बाद लोगों को आधार कार्ड जरूरी हो गया है, जिसके चलते सरकार के आदेशों पर डाकघरों में लोगों के आधार कार्ड बनवाए जाएंगे। जनपद शामली के थाना भवन डाकघर पर लोगों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा काटा। आधार कार्ड बनवाने आए लोगों ने आरोप लगाया है कि डाकघर कर्मचारी कई दिनों से लगातार उनको चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड नहीं बना रहे। आरोप है कि डाकघर कर्मचारी आधार बनाने के नाम पर उनसे 100 रुपए की मांग कर रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने आए लोगों ने आरोप लगाया है कि वह अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार बच्चों की स्कूल से छुट्टी कराकर डाकघर पर आ रहे हैं, लेकिन डाकघर के कर्मचारी उनको कई घंटे तक लाइन में लगाकर बिना आधार कार्ड बनाए ही घर पर वापस भेज देते हैं। लोगों ने डाकघर कर्मचारियों की शिकायत पत्र मुख्यमंत्री को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में पोस्ट मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि उनके डाकघर पर स्टाफ की कमी है, जिसके चलते रोजमर्रा के काम के साथ साथ आधार कार्ड भी बनाने पड़ रहे हैं, जिस कारण से लोगों को असुविधा हो रही है। जल्द ही समस्या का निदान कर दिया जाएगा। 2 बार आ लिए और जी आज भी मशीन खराब बता दी और ना ही बता रहे कब तक, 10 दिन का समय बता रहे। उसके बाद भी कोई निर्धारित नहीं है, बनाओगे नहीं बनाओगे कुछ कह नहीं सकते जी इस बारे में। तो कितने पैसे ले जा रहे हैं? पैसों को तो बताए नहीं जी। अभी वैसे 1-2 से सुना कि 100 रुपये बता रहे थे, मगर जी चलो 100 रुपये दे देंगे पर काम हो जाए हमारा समय पे। ये बच्चों को स्कूल से लेकर आया, 2 दिन पहले स्कूल से लेकर आया बच्चों को, अपना काम छोड़ दो सारा, परेशानी यहाँ से लाइन में लगा रखे बच्चे। चलो हम तो एडजस्ट कर लेंगे जैसे कैसे, बच्चे भूखे प्यासे कब तक बांट देते हैं। हम आज यहाँ पहली बार आए और ये कह रहे हैं कि 100 रुपये का टोकन बनेगा, कभी बोल रहे हैं मशीन खराब है, और जो मेरे से पहले भी लोग आए हुए हैं उनको भी यही बोल रहे हैं मशीन खराब है। उनको 3 चक्कर लगा लिए उन्होंने स्कूल के बच्चों को लेके, किसी का नहीं बना रहे। नहीं, अभी इन्होंने मना कर दिया कि मशीन खराब है। आधार कार्ड बनवाना मशीन खराब बता रहे थे, सुबह से 8 बजे कुछ नहीं, 3-4 बार आ लिए, 3-4 बार आ लिए। 10 दिन का टाइम दे रही सर। पब्लिक इकट्ठा आती है, 100-150 आदमी एकदम आ जाते हैं। दिन भर में आधार कार्ड 20-25 तक बना पाते हैं हम, और हमारे पास मैन पावर भी कम है, स्टाफ शॉर्ट है। आज में अभी स्टाफ आए नहीं, वो दूसरी जगह गए हुए हैं दूसरे ऑफिस में, और जब आएंगे तो बनाएंगे और हमें पुलिस प्रोडक्शन मिला है ताकि एक लाइन से आते रहें और हंगामे भी करते हैं। पब्लिक 50 रुपये है प्लस उस पर सर्विस टैक्स है अपडेट पे। फिलहाल सरकारी शुल्क 50 और उस पर टैक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं।
बीती रात भारी बारिश के कारण जनपद मुजफ्फरनगर में गरीब का आशाना उजड़ गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला का है, जहां बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण एक गरीब परिवार के मकान की छत टूटकर गिर गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। इस परिवार ने 2 बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, लेकिन इसका नाम अभी तक भी सूची में नहीं आया, जिसके चलते एक बार फिर इस गरीब व्यक्ति ने आवेदन कर छत बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन आवेदन के 15 दिन के अंदर ही बारिश के चलते उसके मकान की छत भर कर गिर पड़ी। ये छत गिरी है परसों कल रात ही, अगर हम सोए नहीं इधर सोते गद्दा तोड़ रहती है। बरसात में हुई ना कोई पहले कड़ी टूटी हुई थी, वो ये झुक गई है भर रखा है। क्या दिक्कत? अभी हमने 15 दिन पहले भरा था ना, अभी फोटो जाएंगे तो कुछ साथ जल्दी हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी हो जाए। मेम्बर साहब कह रहे थे मैं 3 जगह बदले भरा हूँ, अब आखिरी बार भराएंगे जल्दी हो जाएगा। मार्च के बाद तो जनपद बागपत में समान कार्य समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों का तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। कार्य का बहिष्कार कर जनपद भर की CSC एवं PSC पर तैनात कर्मचारियों का धरना जारी रहा। पिछले 2 दिनों से समान कार्य समान वेतन के अलावा आशाओं को 10,000 रूपए प्रति माह वेतन, कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी तीसरे दिन भी हड़ताल पर जमे रहे। नगर के CSC पर दर्जनों कर्मियों ने धरना देते हुए बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुषमा चंद्रा ने बताया कि जनपद भर में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। इस दौरान कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार, सह संरक्षक अनूप श्रीवास्तव, सचिव तथा कोषाध्यक्ष सचिन मलिक, संघ की मंत्री हेमा गुप्ता, मीडिया प्रभारी सुधीर गुर्जर के अलावा दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। मेरी सरकार से मांगे हैं कि जो 4 हमारी मुख्य मांगे हैं, जैसे कि समान कार्य समान वेतन, नंबर 2 नियमित पदों के सापेक्ष हमारी भर्तियां, नंबर 3 ठेका प्रथा पूर्णतः बंद और आशा बहुओं का निश्चित मानदेय, ये पूरी होने तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। हमारी 4 मांगे हैं सरकार से। पहली मांगे है हमारा समान वेतन समान कार्य किया जाए। दूसरी मांगे है जो ये ठेका प्रथा है इसको समाप्त किया जाए और HR पॉलिसी लागू की जाए। और चौथी मांगे है जो आशा बहुएं हैं उनको भी समान वेतन निश्चित मांगे उनकी पूरी की जाए। हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे तब तक हमारी मांगे किसी तरह पूरी नहीं की जाती। हाँ, आज 3 दिन से इनका चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे गए हुए हैं। इन्होंने पहले से नोटिस दे रखी थी कि हम हड़ताल पे जाएंगे, पहले से पता था। लेकिन हाँ, कार्य बाधित नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पास आउटसोर्सिंग से स्टाफ नर्सेज और क्लास 4 है जिससे काम चल रहा है। तो मरीजों को थोड़ी और OPD तो डॉक्टर्स देखते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो OPD चल रही है। ऑपरेशंस वगैरह भी इंडोर भी चल रहा है क्योंकि हमारे पास स्टाफ नर्सेज और क्लास 4 आउटसोर्सिंग से उनके माध्यम से चल रहा है। क्या इनको कार्रवाई भी विभागीय? अब ये तो पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है ना, तो सरकार इसमें कोई स्टैंड लेगी। जैसे सरकार के आदेश आएंगे वैसे हम पालन करेंगे। जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर के निकट बस और कार की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सिंघावली अहीर के पास मेरठ से आल्टो K10 में सवार होकर 4 युवक बागपत आ रहे थे। जैसे ही वह थाने के निकट पहुंचे तो सामने से आ रही मेरठ बागपत रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस के ड्राइवर ने लापरवाही के कारण कार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को मेरठ हॉस्पिटल के लिए भर्ती करा दिया। दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। मृतकों में एक की पहचान नजीर पुत्र बाबू निवासी बड़ौत और घायलों में अमित पुत्र संजय निवासी बावली, बबलू कश्यप निवासी बड़ौत बताए जा रहे हैं। चौथे व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये बस आ रही थी बागपत की तरफ से और इधरली साइड से आ रही थी ऑल्टो कार। ओवरटेक करने के चक्कर में जो है बस के नीचे ये कार पड़ी और जो है बस भी थोड़ी स्पीड पे थी। जो है बस वाले ने बचाने का बहुत प्रयास किया, जाकि वो गाड़ी भी नीचे बढ़ गई सर, लेकिन वो ज़्यादा गाड़ी डैमेज होने के कारण इसमें 2 लोगों की मौत हो गई अल्टो कार में और 2 लोग अभी हालत सीरियस है, आनंद हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। मरने वाले कहाँ के बताए जा रहे हैं? मरने वाले बड़ौत साइड की बताए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली देहात के कस्बा बढ़ापुर में लगभग 56 युवक युवतियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में निर्धन युवती व युवकों को एक सूत्र में बांधा गया। ब्लॉक कोतवाली देहात के विकास खंड अधिकारी राकेश कुमार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुशांत चौधरी के कर कमलों द्वारा सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। विकास खंड अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम के तहत निर्धन युवक युवतियों को 30,000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी और इस एक सूत्रीय कार्यक्रम में लगभग 56 युवक और युवतियों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया है। वहीं कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष कोतवाली देहात व बीजेपी के नगर अध्यक्ष राकेश चौहान समाज सेवी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हम लोग समय समय पर जो भी लाभार्थी मिलते हैं, जोड़े मिलते हैं, उनका सामूहिक विवाह आयोजित करते हैं। पूर्व में भी हमने किया है और अभी आज 48 हिंदू जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हो रहा है, चल रहा है। अभी 8 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ा गया है। इस तरीके से आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ में 10,000 का जो सामान है, जिसमें बर्तन हैं, कपड़े हैं, पायल है, बिछिया है, ये सारी चीज़ें सामान भी इनको सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का सामान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी जिसकी जो इच्छा है वो सर हमने हर बार एक पुरुष को विवाह कराते हुए देखा है। आज पहली बार हमने एक महिला को यहाँ विवाह कराते हुए देख रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये तो वाकई में शुभ संकेत है। किस तरीके से समाज बदल रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सरकार का पूरा प्रयास भी यही है। हम लोग भी बड़ा अच्छा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज तक जितनी शादियां हमने देखी हैं, सभी शादियां पुरुष कराते थे, जो पुजारी होते थे, ब्राह्मण होते थे। आज ये हमारी माताएं करा रही हैं, मातृशक्ति करा रही है। तो मातृशक्ति की ये जागरूकता और कह लीजिए उसका सशक्तिकरण प्रदर्शित हो रहा है इसके माध्यम से। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसके अंतर्गत टोटल 56 जोड़ों को यहाँ सामूहिक विवाह के अंदर आमंत्रित किया गया और उनका सामूहिक विवाह कराया गया। सबसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग विवाह है और विवाह के साथ साथ उसके जीवन का एक नया शुभारंभ होता है। एक सृष्टि की रचना के लिए विवाह महत्वपूर्ण है। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्होंने भाजपा की सरकार उन लोगों को अपने माध्यम से उनके पूरे विवाह की जिम्मेदारी लेते हुए उनका सामूहिक विवाह कराने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस स्थान पर कर रही है, पूरे प्रदेश भर के अंदर कर रही है। जिस तरह से सर बढ़ापुर क्षेत्र में सांसद जी और विधायक जी मौजूदा हैं, क्या अभी तक वो क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या वजह रही है सर? आज थोड़ा मौसम खराब होने के कारण और अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण वो लेट हुए हैं। अभी कुछ समय में पहुंच जाएंगे। अभी जानकारी मिली है कि वो लोग कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसमें 48 जोड़े हैं और 8 मुस्लिम जोड़े हैं शामिल हुए। मुख्य अतिथि कौन कौन शामिल रहे? मुख्य अतिथि में बढ़ापुर क्षेत्र के विधायक जी श्री सुशांत सिंह जी और आने वाले हैं। अब बढ़ापुर के भूतपूर्व चेयरमैन श्री नरेंद्र कुमार जी हैं और जिलाध्यक्ष राजीव सिसोदिया जी, उपाध्यक्ष रंजीत चौधरी जी हैं। आवारा जानवरों के हमले में छत पर उथल पुथल मचा रहे बंदरों के झुंड ने कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा को उस समय घायल कर दिया जब वो 23 जनवरी की सुबह अपनी सहेलियों के साथ अपने घर से स्कूल जा रही थी। पूरा मामला जनपद बिजनौर की नगर पालिका भवन से कुछ ही दूरी पर हाते वाली गली का है, जहाँ की रहने वाली अशरफ की बेटी कुमारी जैनब को स्कूल जाते समय रास्ते में छत पर मौजूद बंदरों ने ईंट फेंक कर मारी, जो छात्रा के सर में जा लगी, जिस कारण छात्रा के सर से खून निकलने लगा और छात्रा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। छात्रा के साथ स्कूल जा रही बच्चों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वालों ने बच्ची को उठाकर निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। छोटी बंदर ने जो है स्कूल गई थी लड़की, बंदर ने ऊपर से चौका मार दिया फेंक कर, तो काफी बच्चे खून में तर हो गए, बच्ची बेहोश हो गई, सिर में 4-5 टाँका है। डॉक्टर को लिया है, स्कूल के जो है सर्वर भी आए, मैडम भी आई,
काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, वो लेकर आए लड़की को उठा के। हम स्कूल जा रहे थे तो बंदरों ने हमला कर दिया। बहुत सारे बंदर थे, एकदम से ईंट फेंक के मार दी तो उनके सिर पे लग गई थी। उनके सिर में एकदम खून चढ़ने लग गया था और वो नीचे गिर गई। सुबह के टाइम की स्कूल पहुंच गए थे, बस थोड़ी सी दूरी पर। नजीबाबाद के साहू जैन डिग्री कॉलेज के सामने ट्रक ने ई रिक्शा व मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार युवक जय सिंह पुत्र शिवपाल सिंह पाटला थाना कीरतपुर की ट्रक की टक्कर लगने से मौके पर मौत हो गई। वहीं ई रिक्शा चालक विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार मृत्युंजय सिंह को पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक की मौके पर जमकर पिटाई कर डाली और ट्रक चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। सड़क दुर्घटना में नजीबाबाद में ऐसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पुलिस हमको लेके पंचपाने के लिए सब भेज दिया जाएगा, कार्रवाई करेगा। वसीम रिजवी ने प्राथमिक मदरसे बंद करने को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। मदरसा संचालकों ने कहा, वसीम रिजवी को बीच बीच में उठता रहता है दौरा। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अब एक नया मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्राथमिक मदरसों को बंद करने की मांग करते हुए एक पत्र में कहा है कि जल्द ही प्राथमिक मदरसे बंद न हुए तो आने वाले 15 सालों में आधे से ज्यादा मुसलमान ISIS की विचारधारा का समर्थन हो जाएगा। हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्राथमिक मदरसे चंदे के लालच में हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने पर आमादा हैं। रिजवी के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर देवबंद के मदरसा संचालकों ने कहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। रहमुद्दीन कासमी व कारी इशाक गोरा ने कहा कि वसीम रिजवी को बीच बीच में मदरसों और मुसलमान समाज के खिलाफ बोलने का दौरा उठता रहता है। वो अपने जैसी मानसिकता के लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बेतुके बयान देते हैं और ऐसे बेतुके लेटर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि लगता है उनकी कोई जांच होने वाली है, जिससे वो इस तरह के लेटर लिखकर ध्यान बांटना चाहते हैं। वहीं रहमुद्दीन कासमी ने कहा कि मदारिस इस्लामिया तो रोशने बाबरा है। मदारिस इस्लामिया में आज तक कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया और जो ये बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, ये सिर्फ उनका दिमागी तलाजुम खराब है। मैं तो चाहूँगा कि उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। हाल ही में वसीम रिजवी ने आदरणीय प्रधानमंत्री को मदरसों को बंद करने के लिए एक लेटर लिखा। वसीम रिजवी को बीच बीच में मदरसों को और मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलने का दौरा उठता है। वो अपनी मानसिकता जैसे लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के बेतुके बयानात देते हैं, बेतुके लेटर लिखते हैं और अपने आप को सुर्खियों में मौजूद रहने के लिए, सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के बेहुदा बेतुके बयानात और लेटर लिखकर ये साबित करना चाहते हैं कि उनको किसी भी कौम से या किसी की भी तरक्की से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं उनकी किसी भी बात का जवाब देना उचित या ज़रूरी नहीं समझता, पर यहाँ पर मुझे इस बात पर उनकी बात का जवाब देना ज़रूरी इसलिए समझा गया या समझता हूँ मैं कि उनको अपने दिमागी संतुलन का, अपनी दिमागी सोच का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लेना चाहिए। देखिए, वसीम रिजवी जैसे लोगों का तो खैर कोई जवाब ही नहीं देना चाहिए, इस वजह से कि वो मेरा समझ में आता है कि दिमागी तवाज़ुन अपना खो चुके हैं। और मैं तो आपसे सवाल करूंगा, शायद कि मैं समझता हूँ शायद उनके खिलाफ कोई ऐसा तो नहीं इंक्वायरी सेटअप हो गई हो। तो जब इस तरह का कोई मामला होता है, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी सेटअप होती है या उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर होता है, तो वो इस बौखलाहट में आकर के कुछ ऐसे बयानात जारी करते हैं, कुछ ऐसा मुतालबात करते हैं ताकि उनके ऊपर वो जो वक्ती तौर पर उनके ऊपर या उनके ऊपर जो आने वाली मुसीबत है उससे वो छुटकारा चाहते हैं। वरना मदारिस इस्लामिया का एक रोशन बाब रहा है। मदारिस इस्लामिया में आज तक कोई आतंकी क्या पकड़ा गया है? और ये जो इल्ज़ाम बेबुनियाद लगा रहे हैं, ये सिर्फ उनके दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। मैं तो कहूँगा कि उनको किसी पागल खाने में भर्ती कराया जाए और उनका सही इलाज कराया जाए।
जनपद मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव पीपलहेड़ा वेलनगला पिथौरा में परेशान होकर ग्रामीणों ने गौवंशों को स्कूल में बंधक बना लिया था, जिस कारण भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष ठाकुर सत्येंद्र पुंडीर ने पीपलहेड़ा गांव में धरना दिया था। तब जाकर अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं पर आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी टीम के साथ गाँव में जाकर गौवंशों की चेकिंग की और कल सब गौवंशों को गौशाला में छोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल तितावी थाना क्षेत्र के गांव पीपलहेड़ा व नगला पिथौरा में परेशान होकर ग्रामीणों ने गौवंशों को स्कूलों में बंधक बना लिया था, जिस कारण भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष ठाकुर सत्येंद्र सिंह पुंडीर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पीपलहेड़ा गांव में धरना भी दिया था। तब जाकर अधिकारियों ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, जिसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी टीम के साथ गाँव में पहुँचे, जहाँ उन्होंने गौवंशों को अपने कब्जे में लिया और सभी गौवंशों को कल गौशाला में छोड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी आज हम गांव नगला पिथौरा में हैं और यहाँ पे हमने जो निराश्रित और बेसहारा गौवंशीय हैं इनका टैगिंग करा है, कैस्ट्रेशन करा है। इनकी कुल संख्या 55 है, जिसमें 21 मादा हैं और बाकी के शेष नर हैं। और इनकी जल्द से जल्द व्यवस्था बगरे में स्थायी गौशाला बन गई है, वहाँ कर दी गई है। शायद ये संभवतः कल इनको वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाए। हेड़े की संख्या है 70 और उनके भी सबका टैगिंग कर दिया गया है और कास्ट्रेशन कर दिया गया है। उनको भी संभवतः कल वहाँ पर स्थायी जो गौशाला बनाई गई है बगरा में, वहाँ पर इनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार सौभाग्य योजना के तहत घर घर में बिजली पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रही है। जी हां, आपको बताते चलें, यह पूरा मामला जिला बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बिजली घर का है, जहां पर गुस्साए किसानों ने बिजली के बिल का भुगतान करने के बाद भी उनका कनेक्शन काट देने का आरोप लगाया। किसानों ने यहाँ तक बताया है कि विद्युत विभाग अपने मन मुताबिक घर घर बिजली का बिल भेज रहा है और मोटी रकम का बिल भेजा जा रहा है। किसानों का यही मानना है कि जब सरकार 18 घंटे लाइट दे रही है, तब यहाँ पर 5 से 6 घंटे की कटौती की जाती है और फिर इतना बिजली का बिल क्यों आ रहा है? जब बिजली ही नहीं आ रही तो बिल कैसे बढ़कर आता है? इस बात को लेकर गुस्साए किसानों ने कोतवाली देहात बिजली घर में धावा बोल दिया और वहां के अवर अभियंता मूलचंद शर्मा को बंधक बना लिया और पूरे बिजली घर का घेराव कर अपना गुस्से का इजहार किया। वहीं काफी मशक्कत के बाद अवर अभियंता ने किसानों से अपना पीछा छुड़ाया और यह आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। बकाया कनेक्शन पे जिसका 2 साल या 3 साल पेमेंट नहीं किया, पिछले साल तो 1 साल का जिसका पेमेंट है उसमें किसी का कार्रवाई नहीं की जा रही है, मगर जिसका लंबा बिल है उसकी कार्रवाई की जा रही है। इसके किसान बोल रहे थे कि उनका 1 साल का पेमेंट नहीं है, इस वजह से उनको तो कार्रवाई नहीं की जा रही। बाकी जिसमें लंबा बिल है 5 साल 6 साल 1 साल से, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। किसानों ने आज SDO साहब को भी बैठा लिया और यह बता रहे हैं कि हमने बिजली का बिल जमा कर दिया है, फिर भी हमारे कनेक्शन कट गए हैं और बिजली विभाग जो कि सरकार ने ये कह रखा है कि 18 घंटे लाइट देनी चाहिए और यहाँ पर 18 घंटे लाइट आ भी रही है, पर आप अपनी तरफ से कटौती कर रहे हैं, तो क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, सप्लाई मेंटेनेंस के लिए जैसे कि लोगों का जो भी कंप्लेन आता है उसके लिए शटडाउन लेके ही काम हो सकता है। इस वजह से उस वजह से सप्लाई थोड़ी बहुत कटती है, ऐसे कोई रीजन नहीं है कि सप्लाई काटी जाए अनावश्यक। जनपद शामली में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों पर ग्रामवासियों ने रोष जताया है। मामला थाना मौन क्षेत्र के गांव मसावी पट्टी का है, जहां ग्रामवासियों ने मौजूदा प्रधान के खिलाफ विकास कार्यों को लेकर RTI डाली है, जिसमें ग्राम निवासी अब्बास पुत्र महफूज ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि गाँव के ही एक निवासी इस्लाम के घर से बादशाह के घर तक खड़ौंजा निर्माण L टाइप नाली 1,24,900 रुपए की लागत से बनवाई जानी थी, जिसमें केवल खड़ौंजे का निर्माण कराया गया है और नाली नहीं बनवाई गई। फिर वहीं एक और गाँव के निवासी फोटो की फॉर्म से काले हाजी वाले मदरसे तक खड़ंजा निर्माण व L टाइप नाली जो कुल 471 मीटर है 30,523 की लागत से बनवाई जानी थी, जिसमें केवल मरम्मत कराई गई है और बाबू के मकान से तालाब की पट्टी तक 1,70,140 रुपए में निर्माण कार्य होने थे और वह कार्य भी नहीं कराए गए हैं। उन्हें सिर्फ कागजों में दर्शाया गया है। सारा रुपया ग्राम प्रधान ने हड़प लिया है। ग्राम निवासियों का कहना है कि जांच अधिकारी को ग्राम प्रधान ने और सचिव ने अलग से बुलाकर जांच वेरीफाई करा ली और शिकायतकर्ता को मौके पर नहीं बुलाया गया। ग्राम मवासी वासियों का कहना है कि प्रशासन दोबारा से ग्राम में हुए विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराए और जो काम बाकी है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। हमने RTI लगाई थी कि बना रखा 20 मीटर, लिखवा रखा 57 मीटर। यहाँ देख लो मौजूदा कितना बनाया है, कितना ही कच्चा है। कौन से गांव का मामला है? मसावी का है जी। प्रधान कौन है?
प्रधान छम्मा है जी। अच्छा, अब क्या सामने दिक्कत आ रही है? हमारे यहाँ दिक्कत ये आ रही है, बनावे 20 मीटर, लिखा हुआ है 100 मीटर, जो 97 मीटर बता रखा है, 99 घर से है। और इसका क्या नाम था, छोटे के मकान तक। इस तरह के गांव में कितने घपले हैं टोटल? कितने तो घने घपले हैं जी, जहाँ भी जाओगे सारे घपले मिलेंगे। इस गांव के अंदर यही भाग दौड़ प्रदान कर रहा है। जब गांव में आते हैं जांच वाले तो अपने मकान में, तो जांच वाले आ चुके हैं यहाँ पे? जांच वाले आ चुके हैं यहाँ से अपने मकान में गांव के 2-4 जिम्मेदार अपने परिवार के आदमी का नाम लिखवा के और जांच वाले चले जाए। तो अपना RTI जो गहरी थी, क्या आप मौके पे नहीं रहे थे जांच के वक्त? हमारे पास मौके, जब हमारे बिना तो RTI पहले RTI लगाई, कच्ची पक्की आई, फिर दोबारा लगाई, दोबारा कच्ची पक्की आई। जब दोबारा जांच वाले तो अपने घरों बैठ के जिम्मेदार 2-4 अपने परिवार के आदमियों के नाम लिखवा के और जांच भेज दी। जो जांच हुई थी आप मौके पे नहीं थे? हमें नहीं बुलाता जी मौके पे कोई भी। क्यों, आपको कोई फ़ोन नहीं आया था? नहीं, हमारे यहाँ कोई फ़ोन आया ना हमें कोई बुला के लाया। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सच्चा ईमानदार आदमी आवे।